हेलो सभी को नमस्कार। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूं जो क्लास 12 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में डिफाइन है और ये टॉपिक काफ़ी हद तक हर किसी ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर है। ठीक, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड गैंजेटिक वैली, मतलब गंगा की घाटी में भारत में होने वाला द्वितीय नगरीकरण। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था इसको हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन के रूप में जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, आपने बहुत लाइक किया है, थैंक यू। कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर टाइम पीरियड था वो था 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE। उसके बाद ये सभ्यता धीरे 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 करके विलुप्त होना शुरू हो गई और फिर टाइम आता है भारतीय इतिहास में इसको बोलते हैं वैदिक पीरियड। क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई इसलिए इस टाइम पीरियड को वैदिक पीरियड के रूप में जाना जाता है। और इसका टाइम पीरियड मोटा मोटा जो इंडियन हिस्टोरियंस काउंट करते हैं वो 300 BCE से 600 BCE तक का मानते हैं। कहा जाता है कि इन 900 सालों में भारत में शहर नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि उस समय रूरल कल्चर भारत में एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि लोग शहरों के स्थान पर कहाँ रह रहे थे, गांव में रह रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद लोग शहरों को भूल गए और कहाँ रहना शुरू किया, उन्होंने गांव में रहना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसका मोटा मोटा जो एक डेट, क्लियर डेट नहीं है लेकिन अंदाजा लगाया जाता है 600 BCE ऑनवर्ड्स इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो हम उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, उस साइक्लिक प्रोसेस को, जो साइंटिफिक प्रोसेस है, समझने का प्रयास करेंगे जिसके कारण सेकेंड अर्बनाइजेशन भारत में हमको दिखाई देता है। कहा जाता है कि भारत में जो लोहे की खोज हुई, द डिस्कवरी ऑफ आयरन, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत के सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए। देखते हैं क्या हुआ। भारत में जो आयरन का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है वो मिलता है लगभग 1000 BCE का, और जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, यहाँ से सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है 1000 BCE का कि भारत में पहली बार आयरन का उपयोग हुआ। ठीक, आयरन की खोज के बाद कहा जाता है कि इसका यूज डिफरेंट तरीके से किया जाने लगा। सबसे पहले इसका उपयोग हमको कहाँ दिखाई देता है, खेती के क्षेत्र में दिखाई देता है। सबसे पहला जो बात करेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन के साइक्लिक प्रोसेस की, तो उसमें पहला आएगा यूज ऑफ आयरन। यूज ऑफ आयरन और किस फील्ड में यूज हुआ, दैट वाज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका यूज हुआ तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब लोहे का उपयोग हुआ तो लोहे से जुड़े हुए जो हल थे या जो प्लाऊ थे उन्होंने जमीन की मिट्टी को अच्छे से
खोदा और उसके अंदर के मिनरल्स का जब यूज हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ गया। एक तरफ जहां आयरन का यूज एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुआ, उसके साथ साथ इसका यूज एक और चीज के लिए हुआ, वो क्या था? टू क्लियर फॉरेस्ट। क्या था? जंगलों को साफ करना। जब जंगल साफ हुए तो और ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए भूमि उपलब्ध हो गई, यानी कि ज्यादा एग्रीकल्चर और होने लगी। एग्रीकल्चर जब ज्यादा हुई तो उस समय लोगों ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से चीजों को रखा और जो एक्सेस प्रोडक्शन बचा था उनके पास, उसको वो ले जा करके किसी ऐसी जगह पे गए जहां पर उसको सोल्ड आउट किया जा सके। तो यहाँ पर मार्केट्स डेवलप होने लगे, छोटे छोटे मार्केट्स डेवलप होने लगे। क्या कह सकते हैं हम इसको? कह सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट्स डेवलप होने लगे। ट्रेडिंग पॉइंट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो। कहते हैं कि यही ट्रेडिंग पॉइंट्स आने वाले समय में क्या हो गए? सिटीज के रूप में कन्वर्ट हो गए। यही ट्रेडिंग पॉइंट्स आने वाले समय में सिटीज के रूप में कन्वर्ट हुए। अब हम देखते हैं कि ये जो सिटीज बन रहे थे, इन सिटीज ने कैसे उस समय एंशिएंट इंडिया में राज्यों का रूप लिया। अब सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो सिटी एस्टैब्लिशमेंट के बाद हम देखते हैं कि सिटी को रन करने के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक व्यवस्था चाहिए। तो इस सिटी को रूल करने के लिए एक वहां के लोगों ने मिलकर के आपस में से किसी को किंग बना दिया और वो किंग अपने सिटी की लॉ एंड ऑर्डर और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अकाउंटेबल था। किंग को ये फील हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, सो दैट उस किंग ने अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। और इस तरह से देखते हैं वो किंग और उसके आसपास का जो क्षेत्र उसने अपने नियंत्रण में लिया, वो एक छोटे राज्य के रूप में डेवलप हो गया। और जिस शहर में वो रह रहा था, वही शहर उस राज्य की राजधानी के रूप में काउंट होने लगे। अब क्या हुआ? किंग ने देखा कि हमने अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो उसके पास एक आर्मी की आवश्यकता थी और इस आर्मी के सहारे से उसने अपनी सेफ्टी की इश्यूज को भी हैंडल किया और राज्य को बचाने का भी कार्य करने लगा। अब देखते हैं आर्मी होती, आर्मी के लिए भी आयरन का यूज हमको दिखाई देता है। डिफरेंट टाइप के वेपन्स जो थे वो भी आर्मी को जो मुहैया कराए गए वो भी किससे बनने लगे? आयरन से बनने लगे। तो हम देखते हैं कि भारत में जो सेकंड अर्बनाइजेशन था उसमें इस आयरन की खोज ने या आयरन के उपयोग ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। और अगर आयरन की खोज ना हुई होती तो शायद भारत की जो गंगेटिक वैली थी, जिसमें जंगल बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे, उनको कट करना, उनके स्थान पर एग्रीकल्चर करने के लिए भूमि निर्मित कर पाना शायद संभव ना रहा होता। और उन्हीं जगहों पर बाद में बहुत कई सारी सिटीज का निर्माण हुआ और उन सिटीज की भी यहाँ पर किंग्स के बाद छोटे छोटे स्टेट्स हमको दिखाई देना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न साइक्लिक गतिविधियों को फॉलो करते हुए सेकंड अर्बनाइजेशन के लिए कंडीशंस का निर्माण हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो 6th सेंचुरी BCE के आसपास भारत में कुल मिला करके जो हमारे पास लिटरल सोर्सेज हैं, जैनिज के हैं, बुद्धिस्ट के हैं, उनके बिहार पे हम कह सकते हैं कि एट दैट टाइम इन द कंटेम्परेरी इंडिया, जब इन टेक्स्ट को इन मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया था, उस समय कुल मिलाकर के भारत में 16 बड़े बड़े राज्य या उनके लिए वर्ड यूज किया गया महाजनपद थे। ये इंडिया का मैप है और मैं दिखाऊंगा कि कहां कहां पर कौन कौन से महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे। सबसे पहला महाजनपद आता है जो कि ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में था। मैं एक सीक्वेंस से आगे बढ़ूंगा और फिर उसकी बिहार पर आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जो आंचल का वेस्ट बंगाल है, बंगाल का जो यही वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर एक महाजनपद था, उसको बोलते थे अंगा। आपने महाभारत टेक्स्ट में इस अंग महाजनपद के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाले कर्ण को हमेशा अंगराज कर्ण कहा गया, तो वो इसी क्षेत्र के शासक संभवतः रहे होंगे। ये आपका हो गया अंग महाजनपद। अब हम मूव करते हैं एक दूसरे महाजनपद की तरफ जिसका
नाम था जो जिसने अपना वैभव पूरे भारत में बाद में स्थापित किया, उसका नाम था कॉल्ड एज मगध, कॉल्ड एज मगध। इसके साथ साथ जो बिहार का ऊपरी हिस्सा था उसमें दो स्पेशल टाइप के महाजनपद थे, कॉल्ड एज, इसको हम रिकवर करें ऐसे, तो यहाँ पे दो थे, ऊपर था मल्ल और नीचे था ये वाला वज्जी। दो अलग अलग महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे। मैंने इनको बिल्कुल अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है, क्यों? क्योंकि इन दोनों जगहों पर मोनार्कियल सिस्टम उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो शासन था वो लोगों का एक समूह मिलकर के शासन चलाया करता था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगार्ची, या हिंदी की बात करें तो समूह शासन के रूप में उसको काउंट किया जा सकता है, या गणतंत्र के शासन के रूप में उसको काउंट किया जा सकता है। अब हम मूव करते हैं इसके आगे और आते हैं एक नए एरिया में, यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर उसकी बात करें तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इस पूरे बेल्ट को, और यहाँ पर 3 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे, इसको हम पैरेलली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला कहलाता है कॉल्ड एज कौशल, उसके बाद वाला कहलाता है कॉल्ड एज काशी, और सबसे नीचे वाला जो था दैट वाज कॉल्ड एज वत्स। इसको ध्यान रखेंगे, 3 बिल्कुल पैरेलल में थे, कौशल, काशी और वत्स। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। ये जो सेंटर का आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसका नाम था कॉल्ड एज पांचाल। आई रिपीट, पांचाल। आपने महाभारत में द्रौपदी के बारे में सुना होगा, द्रौपदी के कैरेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि द्रौपदी नाम की महिला हुई थी, विदुषी हुई थी, वो पांचाल के शासक की ही पुत्री थी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, हम लोग आते हैं एक और महत्वपूर्ण महाजनपद की तरफ जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता था, इस वाले हिस्से में, एंड दैट वाज कॉल्ड एज नोन एज कुरु। आपने कौरव और पांडवों की स्टोरी सुनी होगी, वो इसी कुरु महाजनपद से जुड़ी हुई थी। फिर हम लोग मूव करते हैं, जाते हैं राजस्थान के हिस्से में। राजस्थान के हिस्से में 2 महत्वपूर्ण महाजनपद थे, वन इज नोन एज सूरसेन एंड अदर इज नोन एज मत्स्य। सूरसेन एंड मत्स्य, ये 2 महाजनपद वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर हम लोग मूव करते हैं एक दूसरे महाजनपद की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज, जो मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे था, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसको नाम देते हैं चेदी। आई रिपीट, चेदी, चेदी बोला गया था इसको। इसके साथ साथ हम एक और महाजनपद की तरफ मूव करेंगे, दैट वाज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कॉल्ड एज, यहाँ पे सेंट्रल मध्य, इस वाले हिस्से मध्य प्रदेश में था, कॉल्ड एज, इसका नाम दिया गया था कॉल्ड एज अवंती। अवंती। नेक्स्ट आता है, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में डेपोजिशन इसका, इन सारे महाजनपदों का। महाजनपदों में केवल एक ही महाजनपद था जो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, एंड दैट महाजनपद वाज नोन एज द एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कॉल्ड एज, क्या नाम था इसका, अश्मक। तो ये 14 महाजनपद हो गए जिनके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है। 2 महाजनपद ऐसे जिनका जो एरिया है वो भारत में नहीं था, एंड दीज 2 महाजनपद उसमें भारतीय उपमहाद्वीप का अंग थे ये, लेकिन वर्तमान समय में क्षेत्र भारत का अंग नहीं है। ये ऊपर की तरफ का हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इस जगह पर 2 महाजनपद थे, वन इज कॉल्ड एज गांधार एंड अनदर नोन एज कंबोज। ये 16 महाजनपद थे जो आपको इसी क्रम में याद करने चाहिए, जिससे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। मैंने सबसे पहले अंग किया, अंग मगध, वज्जी, मल्ल, कौशल, काशी, वत्स, पांचाल, कुरु,
शूरसेन, मत्स्य, चेदी, अवंती, अश्मक, गांधार, देन कंबोज। तो ये 16 महाजनपद हैं जो कक्षा 12 के छात्रों को निश्चित रूप से तैयार होनी चाहिए। और कक्षा 12 ही नहीं, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको इसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इन सब में ये जो महाजनपद था, तुमको कहते हैं मगध महाजनपद, ये वाला। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि इस महाजनपद ने बाकी सारे महाजनपदों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो नेक्स्ट बात जो हम करेंगे आपसे वो है कि आखिर में ऐसी क्या कंडीशंस थी कि मगध का राइज पूरे भारत में हमको दिखाई देता है। तो हम बात करने जा रहे हैं कंडीशंस responsible for rise of Magad. Conditions responsible for the rise of Magad. अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं जो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है वो क्या निकल के आता है कि मगध के क्षेत्र में जो आयरन था उसका बहुत बड़े स्तर पर यूज हुआ और आयरन की बहुत सारी माइंस थी। वो कहाँ पे अवेलेबल थी? मगध के ही क्षेत्र में अवेलेबल थी। आज भी वहाँ पर आयरन ओर की माइंस अवेलेबल है। तो क्या यूज होगा? यूज ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का उपयोग इनके द्वारा किया गया था। ये दो क्षेत्रों में किया गया। पहला था आपका एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा क्या था? आर्मी के लिए। वेरी गुड। एग्रीकल्चर की अगर जो बात करें तो पहले के समय में जो प्लाऊ होता था वो वुडन टिप्ड होता था, मतलब पूरा का पूरा जो प्लाऊ था या जो हल था वो लकड़ी का बना होता था। जब उसको जमीन में अंदर हम लगाते थे तो कई बार उसका जो पॉइंटेड हिस्सा वो टूट जाया करता था। और साथ ही साथ ही जो आयरन जो लकड़ी के हल होते थे उनके टिप कई बार जमीन को बहुत अंदर तक खोद नहीं पाते थे, जिस कारण से जमीन के अंदर की जो नमी है ये कह सकते हैं जो उसके मिनरल्स हैं वो बाहर नहीं आ पाते थे। सो दैट क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा था। ठीक, तो हम देखते हैं यूज ऑफ आयरन में एग्रीकल्चर के लिए एक नई कंडीशन बना दी और हम देखते हैं कि जो वुडन टिप प्लाऊ था वो कन्वर्ट हो गया और अब उसके टिप पे क्या लग गया? यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया? आयरन लगा दिया। अब जो आयरन टिप प्लाऊ था वो ज्यादा गहरे से जमीन को खोद सकता था और वहाँ के मिनरल्स को निकाल करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकता था। जब प्रोडक्शन बढ़ता तो उससे भू राजस्व के रूप में या लैंड रेवेन्यू के रूप में ज्यादा इनकम किसको मिलती? मगध के रूलर्स को मिली और उससे वो अपनी विभिन्न सैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सफल हो पाए। तो एग्रीकल्चर ने कहीं ना कहीं आयरन का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाया, उससे मगध के शासकों को बहुत सारा फायदा हुआ। आर्मी की बात करें तो मगध के शासकों ने अपनी सेना के लिए लोहे की तलवारें, भाले और इस प्रकार से बहुत सारे टूल्स उपयोग में लाए, जिसके चलते हम देखते हैं कि मगध बाकी महाजनपदों की तुलना में कहीं बेहतर पोजीशन में पहुंच गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कंडीशन थी जिसने मगध को सपोर्ट किया इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर महाजनपदास इन फ्रॉम 6th century BCE onwards। दूसरा पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है मगध के लिए, वो क्या था? फर्टाइल सॉइल, मतलब कि मगध जिस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा था उस जगह पर बहुत सारी नदियां फ्लो करती थी और ये पूरा क्षेत्र बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है उससे मिलकर के बना था, यानी कि यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में कहीं कोई कमी नहीं थी। जब क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे लैंड रेवेन्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लैंड रेवेन्यू भी किंग को क्या होगा? कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्राप्त होगा, यानी कि उनका खजाना हमेशा भरा रहता था और इसके चलते वो विभिन्न प्रकार की चीजों को करने में सफल हो पाए। तीसरा पॉइंट आता है इसके बाद, कहा जाता है
कि जो मगध था उसकी जस्ट नीचे की तरफ जो क्षेत्र था, जो ओडिशा था, ओडिशा के क्षेत्र में बहुत सारे एलिफेंट अवेलेबल थे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट से भी कहीं ना कहीं मगध के शासकों को बाकी महाजनपदों की तुलना में कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में पहुंचाने का कार्य किया। एलिफेंट्स का कोई तोड़ उस समय किसी भी अन्य महाजनपद की सेना के पास अवेलेबल नहीं था। तो ये 3 पॉइंट हो गए। 14 पॉइंट हम डालते हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल्स ऑफ मगध। कहा जाता है कि मगध की जो राजधानी थी उसको प्राकृतिक संरक्षण मिला हुआ था। जनरली हम 2 कैपिटल्स के बारे में जानते हैं, वन इज नोन एज राजगृह। ठीक, कहा जाता है कि राजगृह जो था वो 3 तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था, बीच में राजगृह था यहाँ। ठीक, यहाँ से एंट्री के लिए रास्ता था। तो जब तक ऐसी मशीनें नहीं ढूंढ निकाली गई, ऐसी मशीनों का आविष्कार नहीं हो गया जिनको यूज करके और यहाँ बस इस टाइप से इसको पुल किया जाता था, फिर इनमें पत्थर के फेंके जा सकते थे, तो ये पत्थर जो छोटे छोटे माउंटेन्स को क्रॉस करके अंदर जा सकते थे। तो जब तक ऐसी मशीनें नहीं हुई तब तक तो राजगृह का उपयोग बेहतर तरीके से मगध के शासकों ने किया। लेकिन जब एक बार ये मशीनें बन गई तो उन्होंने अपने राजगृह की राजधानी को खाली कर दिया और एक नई राजधानी की तरफ मूव कर गए, दैट इज कॉल्ड एज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसका निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन तो पूछा था कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द आंसर इज उदयन। उदयन, अब इसके बारे में आगे बताएंगे, उदयन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र जो था वो 3 नदियों के संगम पर स्थित था। फॉर्मूला कर लीजिएगा, गंगा, गंडक, सोन। गंगा, गंडक, सोन, G²S, ये फॉर्मूला आपका बन गया। और इन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण बीच में स्थित था, तो इसके ऊपर हमला करना, इसको भेद पाना, इस तक पहुंच पाना लगभग असंभव था किसी भी सेना के लिए। तो इन प्राकृतिक संरक्षणों ने कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोटेक्शन जो दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं मगध को एक ऐसे अभेद्य किले के रूप में कन्वर्ट कर दिया जिसको जीत पाना किसी भी महाजनपद के लिए लगभग असंभव था। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट नंबर 5 जो है उसके बारे में बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज एम्बिशियस रूलर्स या किंग्स, मतलब महत्वाकांक्षी शासक। अगर हम बात करें तो कंटिन्यूएशन में फ्रॉम द हर एक डायनेस्टी, जो पहली मगध की डायनेस्टी मानी जाती है, जिसमें बिंबिसार थे, जिसमें अजातशत्रु हुए हैं, जिसमें उदयन हुए हैं, उस फैमिली से लेकर के और मौर्यंस तक के टाइम पीरियड में हमें एक सीक्वेंस में बहुत सारे महत्वाकांक्षी शासकों की लिस्ट मिलती है जिन्होंने मगध के क्षेत्र के विस्तार हेतु हर प्रकार से प्रयास किया। अगर सैनिक प्रभाव से नहीं वो प्रभाव स्थापित कर पाए तो वैवाहिक संबंध बना करके उन्होंने उस महाजनपद को कमजोर किया और फिर उसको अपने अधीन लेने का प्रयास किया। तो ये सारी कंडीशंस थे जिसके चलते हम देखते हैं मगध का राइज हुआ 6th सेंचुरी BCE के बाद और फिर पूरे भारत में धीरे धीरे करके मगध का जो शासक था वो अखिल भारतीय शासक के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज हैपेंड इन 6th सेंचुरी BCE। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया है आज कि भारत में किस प्रकार से आयरन की डिस्कवरी ने, आयरन की खोज ने किस प्रकार से भारत में शहरों के उत्थान के लिए दशाओं का निर्माण किया। तीसरा पॉइंट हमने बात किया था आपसे कि किस प्रकार से 16 महाजनपद 6th सेंचुरी BCE में एग्जिस्ट कर रहे थे, कहाँ पे कौन सा महाजनपद था उसके बारे में बात की। और लास्ट में हमने आपसे बात की है वो जुड़ी हुई है कि इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था
दैट इज नोन एज मगध। आखिर में वो क्या कंडीशन थी, इससे चलते मगध का राइज हो गया था। तो आज के लिए जो वीडियो है उसमें इतना ही हम बताएंगे। इस चैप्टर के और पार्ट्स के लिए हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। आप इसको देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाइए। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये एनसीईआरटी का है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी यूपीएसएस की वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।